इस हॉल पे हम लोग और एक साल के बाद ही मिल रहे हैं इसका, बीच में और हुए थे बहुत सारे। और 2 दिन तो कार्यक्रम चलेगा, जानते हैं आयोजन सर, मैडम, और उपस्थित ये जो शिक्षा का प्रमाणीकरण है, सर माइक ये शिक्षा का जो ब्राह्मणीकरण है, ये पहले अगर आप ये छोड़ दें महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और स्वतंत्रता की जो बात आई है, इसका छोड़ दें तो उसको पहले क्या था? मैकॉले की रिपोर्ट में बहुत क्लियर कट लिखा कि उस समय पढ़ने लिखने की सुविधा जो थी या जो हक था वो सिर्फ ब्राह्मणों का था, और थोड़ा बहुत जो शिक्षा लेने का अधिकार था सामंतों को, जमींदारों को, राजाओं को। लेकिन उसके बाद जब मैकॉले आए और अंग्रेजों ने जो एजुकेशन पॉलिसी लगाई, और वहां उन्होंने कहा कि संस्कृत में शिक्षा नहीं होगी, संस्कृत में पढ़ने वाले को स्कॉलरशिप के लिए मिलेगी। उस जमाने में संस्कृत में पढ़ने वाले को स्कॉलरशिप मिलती थी। मैकॉले ने क्लियर कट लिखा कि ये जब पढ़ लिख के आते हैं ये किसी काम के नहीं रहते, किसी काम के नहीं रहते, लेकिन ये बोलते हैं कि तुमने हमको पैसा दिया, तुमने हमको पढ़ाया, इसलिए वो तुम हमको नौकरी दो, और ये किसी काम के नहीं। अब आज पैरेलल देखिए, इन्होंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खोले, हायर एजुकेशन का जो व्याप है वो बहुत बढ़ा दिया, प्राइवेटाइजेशन के चलते से। और महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य, खासतौर से साउथ के चारों, वहाँ पर तो एटलीस्ट फ्रीशिप और स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, तो अपने बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन जो क्वालिटी है, क्वालिटी पे किसी का ध्यान नहीं है, ठीक है। और ये नैरेटिव है कि जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वो एम्प्लॉयबल नहीं है, वो नौकरी के लायक नहीं है, ये नौकरी में जो लगता है उसके लायक नहीं है। तो ये बात उस जमाने में भी होती थी जब ब्राह्मणों के बच्चे और सामंतों के बच्चे और जमींदारों के बच्चे पढ़ते थे, या जो राजाओं के पास जो नौकरी करते थे उनके बच्चे पढ़ पाते थे। तो अगर मैकॉले की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये शिक्षा पा के ये लोग किसी काम के नहीं थे, तो हमको ये बात पूरी तरह से समझनी पड़ेगी कि उस समय भी शिक्षा पा के कोई काम का नहीं था, और आज भी शिक्षा पा के किसी काम का नहीं है, ये नैरेटिव है। लेकिन हमको दूसरी तरफ ये भी समझना पड़ेगा कि ज्योतिबा फुले के प्रयासों से, शाहू महाराज के रिजर्वेशन के कंसेप्ट से, और बाबा साहब के सामाजिक उत्थान के लिए, सोशल जस्टिस के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट या पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट या रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट, और उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो प्रोविजन किए हैं, वो प्रोविजन जो है इस पिछड़े समाज को, खासतौर से दलित समाज की और ट्राइबल समाज की बात करूँगा, इसमें महाराष्ट्र में आपको एंट्री दिया जाएगा, और ओबीसी के कुछ बहुत गरीब तबके आ जाएंगे, या और गरीब समाज आप पकड़ सकते हैं। इनमें एक क्रांति हुई, और आप देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट में महारों के अलावा दूसरे जो कम्युनिटी है उनकी हालत क्या है। ये आरएसएस के तरफ से उचकाया हुआ एक आदमी, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा आज यहाँ पर, लेकिन उसने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें कहा था कि पूरे जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट हैं, चाहे वो नौकरी के हों या स्कूल कॉलेज में पढ़ने के हों, ये सिर्फ महार या जो नौ बौद्ध हैं वो लोग ले जाते हैं। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। और उसका कहना था कि 30-35 ऐसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं, हालांकि उनकी संख्या काफी कम है, उनके ऊपर में एक तरह से ये अन्याय है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उसका जोर इस बात पर था कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो इस बात का पूरा फायदा उठा के ले जा रहे हैं। तो एक तरफ से आप ये एंगल सोचिए कि उनके दिमाग में ये बात चल रही है, और दूसरी तरफ से जो अभी प्रदीप भैया ने आपको सब बताया कि आपको संस्कृत पढ़ने के लिए बोलेंगे, जबरदस्ती लगाने के लिए बोलेंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं है। इनके शुरुआत में एक ये था कि शिक्षा का व्याप बहुत हुआ है, क्योंकि इसके पहले के जो एजुकेशन पॉलिसीज थी उसमें उन्होंने बोला नेबरहुड स्कूल की कंसेप्ट डाली कि आपके घर के पास एक स्कूल हो, नेबरहुड स्कूल की कंसेप्ट। इन्होंने बोला कि जो छोटे स्कूल है जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, जहाँ पे टीचर्स नहीं है, ऐसे स्कूल हम बंद करेंगे, वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बंद करेंगे। फिर लोगों ने बोला कि अरे हमारे घर से अगर 15 किलोमीटर दूर होगा तो क्या हो, नहीं हम तुमको आने जाने के लिए पैसा देंगे। अब जहां ये अनुदान देने की बात है, आप सोचिए अनुदान की जहां तक बात है, जो स्कॉलरशिप का मामला है, स्कॉलरशिप के मामले में अनुदान देने की जो इनकी नीयत है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अनुदान के माध्यम से इन्होंने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का कंसेप्ट दिया, ठीक है। इसमें आरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आरटी की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन जो अनुदान के माध्यम से कि हम आपके पढ़ने के लिए देंगे, और उसमें स्कॉलरशिप में कंसेप्ट है फ्री शिप, मतलब जो आपकी ट्यूशन फीस लगती है और दूसरी फीस लगती है वो, और दूसरा निर्वाह भत्ता। निर्वाह भत्ते की बात है, आज कोई भी एक बच्चा अगर घर से बाहर पढ़ने जाता है, उसको एक कमरा लेना है, कम से कम 2000-3000 रुपए का एक कमरा आएगा। खाने के लिए उसको एक डब्बा लगाना होगा, कम से कम 2500-3000 रुपए का डब्बा लगेगा। उसको बाकी तेल, साबुन, पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, कागज जो है वो अलग, आने जाने के लिए अलग। अगर एक साइकिल भी लेता है तो भी एक खर्च तो है। तो क्या ये सरकार खुले मन से वो जरूरतें पूरी करती है? ये सोचना पड़ेगा। अब आप स्कॉलरशिप के जो है, निर्वाह भत्ते के जो रेट्स हैं वो क्या रेट्स हैं मालूम है? वो रेट्स हैं 11th-12th में पढ़ने वाले बच्चे को 400 रुपए महीना, अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो उसको 1200 रुपए महीना। इनका सीधा बोलना है कि पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। ये तो जो अभी फडणवीस वापस अभी उप मुख्यमंत्री बन गए, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कंडीशन डाली थी, साल के आखिरी में अगर वो परीक्षा देता है तो हम आपका सब कुछ रिलीज करेंगे, साल भर नहीं देंगे, परीक्षा दोगे तब देंगे। अभी कॉलेजेस में ये शुरू हो गया कि तुम पिछले साल तुम्हारी परसेंटेज क्या थी, अटेंडेंस की परसेंटेज क्या थी, वो दो। उन्होंने फर्स्ट क्लास है तो स्वाधार, और फिर 2-2 साल 3 साल स्वाधार का पैसा नहीं मिला। भैया बेटे 2 बच्चियां पढ़ रही हैं, स्वाधार का पैसा नहीं मिला 2-3 साल से। हर एक घर में ये हाल है। तो जो खाने के लिए, रहने के लिए और इस सब के लिए नहीं देता है, वो कि आपके बच्चे बस रिक्शे के लिए या ऑटो के लिए या बैलगाड़ी के लिए पैसा देगा। और अगर देने की इच्छा होती तो ये बोलते कि हमने ये 4000 स्कूल बंद किए हैं और इन 4000 स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 4 लाख बच्चे हैं, और उनके आने जाने के लिए, यातायात के लिए हमने ये 4 करोड़ की व्यवस्था की है, 10 करोड़ की व्यवस्था की है। प्रदीप भैया ने बताया किसी बजट में 19 में जब से उन्होंने दिया तब से एक नहीं, इस मद पे तो नहीं है। हाँ, उन्होंने एक हायर एजुकेशन का एक कमीशन बनाया था, उसके लिए 400 करोड़ पहले साल दे दिए थे। क्यों दे दिए थे? क्योंकि वहां उस कमीशन में उनके मेंबर होंगे,
उनका कोई आदमी कमिश्नर बनेगा, डायरेक्टर बनेंगे, फिर उनका सब कुछ इंतजाम होना चाहिए। वो लेविश बंगले में रहेंगे, कारों से, महंगी कारों में आएंगे जाएंगे, हर एक के घर में 2 4 5 नौकर चाकर होंगे, एक ऑफिस का सेटअप होगा, उसका खर्चा कैसे निकलेगा? तो ये एक्सचेकर के पैसे से वो अपने लोगों का इंतजाम करते हैं। लेकिन जो आपको जब देने का वक्त आता 400 रुपए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के को 1200 रुपए, कोई बाहर जाएगा उसको उतने खर्चा आने वाला है, चाहे वो 11वीं 12वीं पढ़ा या इंजीनियरिंग में पढ़े, तो 400 और 1200 का कंसेप्ट होना चाहिए। और हम लोग ये बात कई सालों से कर रहे हैं, जनता की बात समझ में नहीं आती, जन आंदोलन की बात हो ही नहीं पाती। शिक्षा के मामले में काम करने वाले ग्रुप नहीं, एक अपना ग्रुप है और थोड़ा बहुत दिखाई पड़े करने वाले थोड़ा सर है, और थोड़ा बहुत इजेट खोबरागढ़ सर का एक ग्रुप काम करता है, और कोई 1-2 ग्रुप काम करते हैं, घोड़ेश्वर सर है, फुल जिले है, आशीष, ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो भी काम करते हैं। लेकिन हम लोगों का जो टारगेट है, वो टारगेट है कि हम लोग सोशल वेलफेयर ऑफिस को पकड़ें कि वो यार रिलीज कर दो। लेकिन जो पॉलिसी में जो चेंज होना चाहिए और उसके लिए जो दबाव बनना चाहिए, वो दबाव हम लोग नहीं बना पा रहे। तो एक छोटे से कर पा रहे हैं। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जो एक आपत्ति खड़ी हो गई है, आपदा, सॉरी नॉट आपत्ति, आपदा, विपत्ति, ये आपदा है, ये तो कैलेमिटी है। तो ये जो कैलेमिटी खड़ी हो गई है, इसके लिए आप सोचिए कि कितना गुना आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इसको किए बिना हम लोगों के रास्ते बंद हो जाएंगे। आज तो शेड्यूल कास्ट के 35-36 जो भी कम्युनिटीज होंगी, उसमें से सिर्फ अम्बेडकरी समाज जो है वो आगे बढ़ा है, दूसरे लोगों को जलन होती है। मैंने एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने मुझसे पूछा, मैंने कि क्या है, तो कहते हैं कि सर आप ये जानते हो कि ना वो सिबलिंग राइवलरी, 2 भाइयों में या भाई बहन में आपस में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या होती है। तो ये वो ईर्ष्या है, वो ये नहीं पहचान पाते कि ये पूरी जो व्यवस्था है, इसको खड़े करने वाले जो लोग हैं वो असली दुश्मन हैं, और हमको सबने मिलकर उनके खिलाफ काम करना चाहिए, नहीं समझ पाते। तो ये वही अवस्था है। अब अम्बेडकरी समाज है कितना, महाराष्ट्र में तो 6-8%, और वो भी गरीब, साधन नहीं है। वो एक आंदोलन खड़ा कर पाएगा, उसके लिए अपने को अपना व्याप बढ़ाना पड़ेगा। सर से मैं आते समय कोई डिस्कस कर रहा था कि अगर हमको अपना व्याप बढ़ाना है, या हम हमारे आंदोलनों का जो स्वरूप है, वो स्वरूप तो अम्बेडकरी रहेगा, जो हमारे जो विचारधारा है वो तो अम्बेडकरी रहेगी, लेकिन उसमें दूसरे कम्युनिटी के लोग आ सकें, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सर से मैं वही डिस्कस कर रहा था। तो ये जो शिक्षा की क्रांति थी, जैसे मैंने कहा कि ज्योतिबा फुले के जमाने से लेके बाबा साहब के पूरे काम से बीच में शाहू महाराज ने एक रास्ता दिखाया। उन्होंने तो बोला था कि तुमको पढ़ाना कंपलसरी है, नहीं तो फाइन लगेगा, अगर स्कूल नहीं भेजोगे तो फाइन लगेगा। रिजर्वेशन किया उन्होंने 50% ब्राह्मणेतर लोगों के लिए। ऑब्वियसली दलितों का भी ये था, सहभाग था, उन्होंने प्रोविजन किया। अब इस सब को वापस तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये उस समय में ले जाने की कोशिश की जा रही है जब अंग्रेज नहीं आए थे। जब अंग्रेज नहीं आए थे और इंडिया में अंग्रेजों के कारण जो चेंज आए ना, वो भी बड़े क्या कहते हैं, आंखें खोलने वाले हैं। यहाँ के लोग नहीं डिमांड कर रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे कौन थे, विशेष वर्ग था, वो अंग्रेजों की चाकरी में लगे हुए थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था, और उनके थ्रू वो पूरी जनता को संभाल के रखे हुए थे, तो फर्क नहीं पड़ता था।
इनके शिक्षा यानी भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चिंता किनको थी? अंग्रेजों को थी। उन्होंने बोला कि अरे इन पर कुछ खर्च करो, फिर 1 लाख रुपए साल का अनुदान डिक्लेयर हुआ उस जमाने में। तो क्या हम लोग सोचे कि कोई बाहर से बोलेगा अब आके, अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, जनता का शासन है। इसलिए 6% 8% जो अम्बेडकरी समाज है वो कैसे और लोगों को इस मामले में जोड़ सके, इस पे अपने को काम करना होगा। और जो ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की जा रही है उसको रोकना तो पड़ेगा। एक तो तरीका है कि आप राजनीति में थोड़ा सा ध्यान दें, और ये जो करने वाले जो लोग हैं उनको वापस सत्ता में ना आने दें, एक वो है। लेकिन आप 6-8% है, आपके हाथ में कितना है ये भी आप जानते हैं। तो संघर्ष का जो रास्ता है वो रास्ता तो आपको लेना ही पड़ेगा, और इसमें आप सफल हो, हम सब सफल हो, इसी शुभकामना के साथ आज का ये जो परिषद है, आज और कल होने वाली परिषद है, उसका इनॉग्रेशन हो गया, उद्घाटन हो गया, ये जाएंगे। थैंक यू।